हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है, उनके बारे में हम जानेंगे आसान परिभाषा, आसान उदाहरण के साथ, और वो भी एनिमेशन के साथ। ठीक है, वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे एक बार में आप सीख जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और यहीं से सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को हमने डिटेल में रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, पदार्थ क्या होता है। देखो मेरे हाथ में ये जो पेन है प्लास्टिक की है, तो ये भी पदार्थ है। ये माइक, ये भी एक पदार्थ है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं आप देख पा रहे हो, किसी भी रूप में है वो एक पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। परिभाषा क्या होती है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। जो भी चीज स्थान घेरेगी, ठीक है, जो भी चीज स्थान घेरेगी जिनका द्रव्यमान होता है, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, सरल परिभाषा है। उदाहरण जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पेंसिल हो गया, हवा हो गया। कई बच्चे बोलेंगे सर ये मैंने फू मार दिया, ये कहाँ पदार्थ हुआ? अब इसी फू को तुम बलून के अंदर रखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई हवा ने भी जगह घेरी है ना। तो हवा भी एक क्या है बच्चों? पदार्थ है। टेबल, कुर्सी, पेंसिल, हवा, ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है? पदार्थ होती है। तो पदार्थ क्या होती है? हर एक चीज जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस का उदाहरण दूं, जैसे ये ईंट है, ईंट को ऐसे खनका सकते हो, बजा सकते हो, है ना, ये ठोस होती है। पानी, ठीक है, जो भी पानी के रूप में होता है, द्रव उसे कहते हैं। और जो गैस होता है, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में होती है। जैसे कि भाप हो गया, ये भी एक गैसीय अवस्था है। देखो, पदार्थ ना होने वाली चीजें, पदार्थ कौन नहीं होगा? देखिए, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, ठीक है, प्यार, गुस्सा, ये पदार्थ नहीं है। तुम रो रहे हो, ठीक है, तो वो पदार्थ नहीं है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें प्यार आ रहा है, तो ये सब पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पदार्थ क्या होता है? जो वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। ये जो ईंटा है वो स्थान घेरती है, इनका द्रव्यमान है। ये जो पानी है वो स्थान घेरती है, इनका एक द्रव्यमान है। ये जो गैस है, इनका भी, ये भी स्थान घेरती है, इनका भी द्रव्यमान है। जैसे कि गैस सिलेंडर, हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर यूज होता है, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका भी एक भार होता है ना। तो हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नोट नोट करने वाली बात क्या है? प्रत्येक पदार्थ अपने अंदर कुछ गुण रखते हैं। इन गुणों के आधार पर ही इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आइए इन गुणों को समझते हैं। गुण हैं प्यारे बच्चों, उन गुणों पे हम नजर दौड़ाते हैं। तो पहले गुण पे आ जाते हैं। पहला गुण हमारा क्या है? कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के अंदर जितने भी कण होते हैं, ठीक है, कणों से मिलकर ही पदार्थ बनता है ना। तो उन कणों की अपनी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होता है? दो स्थिति हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। अभी सामान्य तापमान पर है ये, और जैसे ही मैं यहाँ पर ताप बढ़ा दूंगा, आग लगा दूंगा, तो ये जो कण है इनके बीच की मूवमेंट बढ़ जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ चित्र में। ये सामान्य तापमान है, ठीक है। अभी इनकी मूवमेंट देखो बहुत ही कम है, देख रहे हो, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम है सामान्य ताप पर। जैसे ही मैं ताप बढ़ा दूंगा, नीचे आग लगा दूंगा, ठीक है, मैंने नीचे आग लगा दी, ये मैंने नीचे आग लगा दी। अब देखो इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो गतिविधि है, वो बढ़ गई। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पे क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके बाद अगला गुण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो भी पदार्थ होते हैं, उन सभी कणों के पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान जरूर होता है। ठोस में थोड़ा कम होता है, द्रव में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है।
रिक्त स्थान। ठीक है, जो ठोस होता है उनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है और द्रव में बहुत ज्यादा होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो पदार्थ के कण होते हैं, ये कण है, ये कण है, इनके बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, जब हम पानी के नल को खोलते हैं, ये पानी का नल आपने खोला है, पानी गिर रही है, पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, जब पानी गिर रही है आप ऐसे करोगे, उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हो, टूटती है क्या पानी की धार? नहीं टूटती। क्या वह धार टूट जाती है? नहीं। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। पानी के अंदर जितने भी कण है ना, वो एक दूसरे के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़े हैं, तभी वो जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। आप उंगली लगा के उनको हटा नहीं सकते। ठीक है, उनको हटा नहीं सकते। इसका मतलब होता है कि इनके अंदर जितने भी कण हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है। इसी आकर्षण बल के कारण वो जो हम धार हटानी चाह रहे वो हटती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। ठीक है, जो रिक्त स्थान है और जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा कम होती है ठोस में, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जो पदार्थों के बीच की, पदार्थ में जो कण होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, और उनके बीच का जो रिक्त स्थान है ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में सबसे उससे थोड़ा ज्यादा होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या ज्यादा होता है, रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा। इसमें सबसे कम होगा, द्रव में सब मीडियम होगा और गैस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आकर्षण बल भी ठोस में अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल। ठीक है, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है अपने को। मैं साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप नोट्स जरूर बना पाए, स्क्रीनशॉट कर लेके नोट्स जरूर बना लेना। देखो, इस चैप्टर को मैंने बहुत ही सिंपल और सरल रखा है। अगर आप बाकी टीचर्स के वीडियोस देखेंगे तो 3-3, 4-4 घंटे की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एक भी टॉपिक आपका छोड़ूंगा नहीं, सबसे सरल और सटीक लेके आऊँगा ताकि आप एक बार में समझ जाए और सबसे आसान नोट्स भी आपके बन जाए। ठीक है, इस तरीके से लेके आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे पदार्थ की अवस्था है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले इधर लिखा है मैंने अवस्था, आकार, आयतन, कणों के बीच स्थान, कणों के बीच आकर्षण बल, संपीड़न, ठीक है, गतिज ऊर्जा, तरलता, घनत्व, ये सारा चीज लिख के लाया हूँ एक डाटा के अंदर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया होगा संपीड़न। संपीड़न का मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब होता है किसी वस्तु पर अगर मैं दबाव डालता हूँ, ऐसे मैंने दबाव डाला तो उसके आयतन में या उसके आकार में क्या कमी आ रही है। किसी वस्तु पे आपने ऐसे दबाव डाला तो उसके आयतन में या फिर उसके आकार में जो कमी आती है उसे हम संपीड़न कहते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसका वर्ड नहीं समझते, संपीड़न बोल देते हैं लेकिन उनका मतलब ही नहीं पता कि संपीड़न होता क्या है, फिर वो रट्टा मारने लग जाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें ठोस में, ठोस में क्या होता है कि उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। जो ईंट का मैंने उदाहरण दिया था वो ठोस है, उस ईंट के आकार को तुम खींच के यूं बड़ा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। कणों के बीच का जो स्थान होता है वो बहुत नगण्य होता है और उनका जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच वो बहुत ज्यादा होता है, तभी वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं एकदम, आप उनको हटा नहीं पा रहे हो। जो संपीड़न होता है वो नगण्य होता है। मैंने क्या बोला, अगर तुम उस पर दबाव लगाओगे, ईंट पे ऐसे दबाना चाहो, ईंट का जो उदाहरण दिया, क्या उसका आकार में कमी होगी? नहीं होगी। होगी भी तो तुम्हें इतना कम होगा वो तुम्हें दिखेगा भी नहीं, नगण्य होता है। गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि ठोस हो गया ना, ऊर्जा है ही नहीं
कणों की मूवमेंट होगी नहीं, ठीक है। तरलता बिल्कुल नहीं होती है, घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। घनत्व डेंसिटी जो एक घनापन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। द्रव की बात कर लेते हैं। आकार इसका अनिश्चित है। तुम पानी लो, गिलास में डालोगे गिलास का आकार लेगा, बड़ ठीक है, लोटे में डालोगे लोटे का आकार लेगा, कटोरी में डालोगे कटोरे का आकार ले लेगा। जिस भी आकार के बर्तन में डालोगे पानी को, द्रव को, वो उस आकार का बन जाएगा, ठीक है। तो आकार क्या होता है? अनिश्चित। आयतन निश्चित होता है। तुमने 1 लीटर पानी लिया तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, चाहे तुम किसी भी बर्तन में डाल दो, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे लोटे में डालो, चाहे गिलास में डालो, चाहे कटोरे में डालो, पानी तो उतना ही रहेगा ना, आयतन उतना ही रहेगा, ठीक है। जो कणों के बीच का स्थान होता है वो मध्यम होता है, और कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो भी मध्यम होता है। संपीड़न थोड़ा संपीड़ित होता है, क्योंकि पानी जैसे तुमने रखा एक गिलास में है या बाल्टी में है, तुम हाथ डालते हो तो ये फैल जाता है, तो संपीड़न होता है, थोड़ा सा होता है। गतिज ऊर्जा मध्यम होती है, तरलता बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व ठोस से थोड़ा कम होता है। गैस की बात करें, गैस का भी जो आकार है वो अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, वो किसी भी आकार का फैल सकता है आयतन, ठीक है। इतनी सी गैस पूरे कमरे में महक जाएगी, सेंट मारोगे ऐसे पूरे तुम्हारे बदन पे नहीं, पूरे कमरे में महक आएगी, ठीक है। तो कणों के बीच का जो स्थान होता है वो सबसे अधिक होता है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, संपीड़न जो दबाव की हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है इसमें, तरलता होती है, और घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है। जो डेंसिटी है, जो घनापन है, वो सबसे कम होता है किसकी? गैस में। तो ये सभी गुणों को मैंने एक ही चार्ट में लिख दिया है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। क्या? देखिए, अगर हम हड्डियों की बात करें, हमारे हड्डी हैं, जो दांत है वो ठोस अवस्था के हैं, जो हमारा खून है, रक्त और जल द्रव अवस्था में, और फेफड़ों में जो हमारी हवा है वो गैसीय अवस्था में। हमारा फेफड़ा यहाँ होता है ना, उसके अंदर यहाँ पे ये हड्डी है ना, सीना है, सीना के नीचे फेफड़ा है, सब करो, करोगे देखो चौड़ा हो रहा है क्योंकि हवा भर रही है अंदर, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है वो भी 3 अवस्थाओं में हम बांट सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हड्डियाँ ठोस होती हैं, ब्लड द्रव होता है, फेफड़े में जो हवा भरी है वो गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था क्या होती है, आइए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। हालांकि मैंने बोल दिया है अभी चार्ट में, लेकिन फिर बात करते हैं। ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठोस निश्चित आकार का होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठीक है, ठोस आकार में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। जैसे ये मेरे हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, ये ठोस है, इस मोबाइल को मैं खींच तान के मैं बड़ा नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो ठोस अवस्था में की जो सीमाएं स्पष्ट होती हैं, उनकी बाउंड्रीज फिक्स होती है। निश्चित या स्थिर आयतन का होता है, ठीक है। वो जो मोबाइल मैंने आपको दिखाया, या जो मैं ये गिलास दिखाऊंगा, गिलास का ये जो आकार है ये फिक्स है। अगर इस गिलास में 1 लीटर पानी आ सकता है तो 1 लीटर ही पानी आ सकता है, इसको घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, क्योंकि ठोस है, अगर उसके हम दबाएंगे तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इनकी संपीड़ितता बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। और ये दृढ़ होते हैं, माने सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे द्रव अवस्था, जैसे कि पानी। द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है ना। द्रव क्या होते हैं? द्रव बोलते दिमाग में आना चाहिए पानी। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। पानी को तुम छोड़ दो फर्श पे तो बहने लगेगी, इधर कहीं ना कहीं बहेगी जरूर, एक जगह रुकी नहीं रहेगी, तो उसमें बहाव होता है। उसके साथ द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वो बर्तन के आकार ले लेते हैं, उनका आकार फिक्स नहीं है, जिस भी बर्तन में रखोगे उस बर्तन का आकार का वो हो जाता है। द्रव निश्चित आयतन होता है, मतलब अगर तुमने 1 लीटर पानी लिया है तो तुम उसे बाल्टी में डालो, कटोरे में डालो, लोटे में डालो, वो उतना ही पानी रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। अब हम बात करेंगे गैसीय अवस्था।
गैसों में भाप होता है, ठीक है। गैस अगर यहाँ मैं छोड़ दूंगा तो पूरे कमरे में बह जाएगा, तो गैसों में भाप होता है। उसके बीच गैसों में संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, फैलती रहती है, ठीक है। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये चीज़ होती है गैसों में। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है, ठीक है। सिलेंडर में रखोगे सिलेंडर का आकार ले लेगी, बाल्टी में रखोगे बाल्टी का आकार ले लेगी, तो ये होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। क्या आप जानते हैं पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठीक है। मस्त जुगाड़ है ना। जो हमारा पानी है, क्योंकि जल ही जीवन है, आप जानते हैं जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर आप बिना खाए रहो ना, कुछ भी खाओ पियो मत, पीना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी नहीं है। बिना खाए भी आप कम से कम 10-12 दिन जिंदा रह सकते हो, बिना खाए, कुछ भी दाल चावल नहीं खा रहे हो। लेकिन बिना पाए आप 1-2 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते बिना पानी पिए। 2-3 दिन से ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो पानी शरीर के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो पानी ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है। अब बोलोगे भैया कैसे? बर्फ ठोस है, ठीक है। जब हमने पानी को फ्रीज किया तो वो बर्फ बन गया। बर्फ को मैंने हीट दिया, गर्मी दी, वो पानी बन गई। और ज़्यादा हीट किया तो वो वाष्प बन गया। जैसे आपने देखा होगा मम्मी खाना पकाती है या चावल चढ़ाती है, नॉर्मल डेली चावल घर पे बनता होगा, पानी डालती है और पानी से ऐसा सफ़ेद सफ़ेद ऊपर निकलता है, वो क्या है? भाप है, गैसीय रूप में। और उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपका हाथ गीला गीला हो जाएगा, है ना। तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद निकला भाप के रूप में, वो गैसीय रूप है पानी का, वाष्प कहते हैं उसे, वाष्पीय रूप। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैसीय अवस्था में वाष्प के रूप में पाई जाती है। ये आपके सामने चित्र है, देखो। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वही ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाता है और पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात है जो मैंने बोला आपको। अगर चित्र में देखें तो ये हमारा बर्फ है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया तो पानी बन गया, पानी को थोड़ा और गर्म किया तो वाष्प बन गया। अब वाष्प को मैं ठंडा करूंगा तो पानी बन जाएगा, पानी को मैं और ठंडा करूंगा तो बर्फ बन जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट कह रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ये परिवर्तन होता है गलन, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। तो इनके बारे में हम जानते हैं। गलन क्या होता है? मेल्टिंग, गलाना। ठोस से द्रव में परिवर्तन, ठीक है। जैसे बर्फ का पानी में पिघलना, उसे हम क्या कहते हैं? गलन। क्वथन क्या होता है? मतलब उबालना, बॉइलिंग। द्रव से गैस में परिवर्तन एक निश्चित तापमान पर होता है। वाष्पन, अंग्रेजी में बोलते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण। द्रव का किसी भी तापमान पर गैस में धीरे धीरे परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। संघनन क्या होता है? संघनन को अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंशन। गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से द्रव में परिवर्तन को हम संघनन कहते हैं। जमना, फ्रीजिंग, हिमांक। द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन, उसे हम हिमांक कहते हैं, जमना कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना। जो कपूर है वो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, पानी में नहीं आता। वैसे हर एक वस्तु क्या होती है? ठोस से पहले पानी, द्रव अवस्था में जाएगा, द्रव से फिर गैस। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से सीधा गैस, बीच का जो प्रोसेस है द्रव वो नहीं बनाता। तो ऐसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण, डिपोजिशन। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होना, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होने को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। गैस से ठोस में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका हम आगे प्रयोग करेंगे और जीवन भर करेंगे। तो इसको कॉपी में ज़रूर लिख लेना, सभी पॉइंट को आसान शब्दों में मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट, पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आप जानते हो?
पदार्थ की भौतिक अवस्था को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं, तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन के प्रभाव द्वारा हम बांट सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तापमान में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? गलनांक। देखो तापमान मतलब गलाना, ठीक है, फिर जमाना। तापमान गलनांक में क्या होता है? तापमान बढ़ा देते हैं, और जमाने में क्या होता है? घटा देते हैं। तो गलनांक में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वो उसका गलनांक कहलाता है। मतलब जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलने लगे तो वो तापमान उस द्रव, उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव, गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस, ये जैसे ये ठोस है, कितना टेम्परेचर में डालूं कि ये पिघलना शुरू हो जाए, तो वो तापमान उस वस्तु का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, ये बर्फ का गलनांक है। ठीक है, बर्फ को 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन ताप पर गर्म करने पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम में आता है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल मैंने पेपर दिया था अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो दोनों नंबर जुड़ने हैं। कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ऊष्मा हमें देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय ताप मतलब जो भी वायुमंडल का अपना ताप दाब है वो रहना है, अलग से दाब नहीं देना है, ये लिखना बहुत जरूरी है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये एग्जाम में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर आपका एक बर्फ है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के कणों की तुलना में ना, अगर हमारे पास पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है, पानी में ज्यादा ऊर्जा होती है बर्फ की तुलना में। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उस तापमान पर जब कोई द्रव उबलने लगे, टकबकाने लगे, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब वायुमंडलीय जो दाब है ना, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, अलग से कोई प्रेशर नहीं, इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ये लिखना बहुत जरूरी है। तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक एक समष्टि गुण है जो किसी विलयन में घुले हुए कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके प्रकार या प्रकृति पर। किस पर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कि विलयन में घुले हुए कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये ध्यान रखिए। जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है। जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना, तो पानी टकबगाने लगता है ना, उसमें बबूले आने लगते हैं। तो पानी का जो क्वथनांक होता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। और सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि केल्विन में बदलने के लिए 273 में जोड़ना पड़ता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना होता है? 273 जोड़ना होता है। इस पर प्रश्न हम करेंगे आने वाले टाइम में,
थोड़ी देर में। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। पानी को जब हम उबालेंगे ना, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ये इसका मेन पॉइंट है। हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपूर। ऐसे पदार्थ जो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में आता ही नहीं है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण कपूर। कपूर जो है सीधा, अगर आप वो चीज है ना, वो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित होती है, द्रव में नहीं परिवर्तित होता। ये जो कपूर है सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में आ जाती है। ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में आ जाती है जलाने पर। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, करके देख लेते हैं। कह रहे थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। ये एक प्याली है, आप कपूर को थोड़ा सा पीस लीजिए या फिर अमोनियम क्लोराइड को लेकर इसका चूर्ण बना लेना है। चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करिए। ये जो कीप है इसको उल्टा कर दो, इसके ऊपर रखो। कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए। यहाँ पर रुई की डॉट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। यहाँ नीचे से गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि कपूर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे ही हम इसको नीचे से जलाएंगे तो ये ठोस से किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ठोस से द्रव में होना चाहिए, नहीं, द्रव में नहीं जाएगा, सीधे गैस में जाएगा। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संगठित होने लगेंगे। आप देखोगे यहाँ पर वाष्प जमने लगेगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाएगी। ज्यादा दाब बढ़ाने पर गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। दाब बढ़ाना और तापमान घटाना गैस को द्रव में बदल देता है। अगर हम दाब भी बढ़ा रहे हैं और तापमान घटा दे रहे हैं तो गैस को हम किससे बदल देंगे? द्रव में बदल देंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे ही हमने दाब बढ़ाया और तापमान घटा दिया तो ये सीधा द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, अब आता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ये क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस क्या नाम से भी जानते हैं, को गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। ठीक है, इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक हमें क्या करना होता है? बढ़ा देना होता है, तो वो परिवर्तित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण, जिसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ये क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ये तो परिभाषा होगी। कोई भी यौगिक जो द्रव है, द्रव अवस्था से उसको अगर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे पानी है, पानी को आप उबालोगे तो उसमें से धुआं निकलता है, वो क्या है? वो प्रक्रिया भी एक वाष्पीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो आप ये वाला उदाहरण, ये वाला परिभाषा रहने दो,
इसे लिखो, पहला वाला, ये ज़्यादा आसान है, समझने में भी आसान है, याद करने में भी आसान है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया दर बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास इतना सा बर्तन है, इतना सा पानी है, और बर्तन तुम्हारा इतना है। ठीक है, तुम वाष्पीकरण, नीचे से आग जलाओगे तो वाष्प धीरे धीरे निकलेगा। तुम्हारा बर्तन तुमने बढ़ा दिया इतना बड़ा, पानी उतना ही है, तो पानी फैल गया। अब नीचे से आग जलाओगे तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, जल्दी जल्दी होती है। तापमान में वृद्धि, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अब कपड़ा सुखाना भी एक वाष्पीकरण प्रक्रिया है। कपड़ा जब आप सुखाने जाते हो तो पूरा गीला गीला होता है। गर्मी में हम क्या करते हैं, कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वही ठंड में क्या होता है, कपड़ा बहुत देर से सूखता है ना, 2 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे धूप ही नहीं निकलती हुई तो बहुत ही टेम्परेचर कम रहता है। इस वजह से जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तापमान ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, तेज होती है। आर्द्रता, अगर नमी है, वायुमंडल में नमी है, जैसे बरसात के दिनों में है ना, या फिर ठंड के दिनों में नमी रहती है, तो कपड़े हमारे देर से सूखते हैं। गर्मी में ऐसा नहीं होता। वायु की गति, अगर वायु ज़्यादा होगा, तेज हवा चल रही है, बहुत आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, कपड़ा तुम डाल दो भीगा हुआ, देखोगे कितनी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। मैंने आपको सारा उदाहरण के द्वारा समझाया। वाष्पीकरण से शीतलता, ठीक है, वाष्पीकरण से शीतलता का अनुभव होता है। कैसे, देखो, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है, उदाहरण, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, ये एसीटोन अगर आप अपने हाथ पर डालोगे, हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एसीटोन डालोगे हाथ में, हमारे हाथ की अभी एक अपनी ऊर्जा है, जैसे ही डालोगे उस ऊर्जा को पाकर एसीटोन वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, और इस कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होगी, ठंडा महसूस होगा, क्योंकि हमारे हाथ की ऊर्जा उसने ले ली और वहाँ से उस ऊर्जा को लेकर उसने क्या किया, वाष्पीकरण किया, और उसके कारण हमारे उस जगह पर क्या अनुभव होगा, ठंडा बहन का अनुभव होगा। ठीक है, तो जब 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 वाष्पीकरण होता है तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, ये देखिए, एसीटोन डाला, वाष्पीकरण हुआ, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, शीतलता का अनुभव। उदाहरण नंबर 2, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सब बोलते हैं, आजकल फैशन चला है लिनन कपड़े पहनने का। ठीक है, कि आपने एड्स वगैरह भी देखोगे, लिनन कपड़े पहनो। तो लिनन कपड़े गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसमें हमें ठंडक का अनुभव रहता है। क्यों, क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं, और वाष्पीकरण से हमें क्या मिलता है, शीतलता। अतः गर्मी में हमें क्या पहनने चाहिए, सूती कपड़े। अगर इस टाइप के कपड़े पहनोगे तो आपको ठंडक का पहन का एहसास होगा, क्योंकि पसीना आएगा, पसीनों को वो कपड़ा सोख लेगा, और उससे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होता है तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। सीधा प्रोसीजर है ये। उदाहरण नंबर 3, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, छत पे पानी छिड़कते हैं शाम के टाइम पे, या जब गांव में जाओगे तो लोग आंगन में पानी छिड़कते हैं। हम भी छिड़कते थे, अभी भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, ठंडक का अनुभव होता है, उस तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद। यहाँ पानी में मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल देते हैं। मैदानों से ऊर्जा निकलते, छत पर डालोगे, ये मैदान में डालोगे, उससे क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल देते और उस जगह को ठंडा कर देते। ठीक है, उदाहरण नंबर 4, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। आपने ठंडा पानी लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लिया, ठंडा पानी लिया,
तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद बाहर गिलास के बाहर पानी की बूंदे बूंदे आ जाती हैं। देखा आपने? वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। ठीक है, बाहर ऊष्मा है और अंदर ठंडक है, तो उससे जब टच में आती है तो क्या होता है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। और वो जल वाष्प में बदल जाता है और वो बाहर बाहर फिर बूंद के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। यह इसका कारण है। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? ठीक है, तो एक तरफ वाष्पन लिखा है मैंने, एक तरफ क्वथन लिखा है। तो वाष्पन किसी भी तापमान पर हो सकता है और क्वथन निश्चित तापमान पर ही होता है। वाष्पन केवल सतह पर होता है और क्वथन पूरे द्रव में होता है। वाष्पन धीरे होता है और क्वथन तेजी से होता है। ठीक है, यह अंतर है वाष्पन और क्वथन में। क्या अंतर एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तापमान के दो पैमाने डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट होते हैं, है ना। आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे, आपके मुंह के अंदर घुसेड़ देता है एक पाइप, है ना, टेम्परेचर नापने के लिए फारेनहाइट में, है ना, ऐसे ऐसे कर देखते हैं, फारेनहाइट में मापता है। और एक होता है टेम्परेचर मापने वाला, डिजिटल वाला, डिग्री सेल्सियस में बताता है बुखार। तो दो पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस और एक फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस कहाँ उपयोग होता है? भारत और अधिकतर देशों में मौसम रिपोर्ट में डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। आजकल हम बोलते हैं कितना गर्मी के टाइम पे, आप ये वीडियो गर्मी में ही देख रहे होंगे, आजकल का टेम्परेचर क्या चल रहा है, 40, 42, 45। ठीक है, कुछ दिन में, आने वाले एक महीने में ये 50 होने वाला है। ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला में रोजमर्रा के तापमान मापने में, जैसे बुखार नापने वाले थर्मामीटर में भी डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। किस पर आधारित है? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का जमने का तापमान है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का उबलने का तापमान है। एग्जाम में आता है प्रश्न। ठीक है बच्चों, सिंपल। हम बात करेंगे फारेनहाइट के बारे में। कहाँ उपयोग होता है? अमेरिका, बहामास और कुछ अन्य देशों में फारेनहाइट का ही प्रयोग किया जाता है। पुराने थर्मामीटर में, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। ठीक है, 32 फारेनहाइट डिग्री बोल रहा हूँ। 32 फारेनहाइट क्या होता है? पानी का जमने का तापमान होता है। और 212 फारेनहाइट पानी का उबलने का तापमान होता है फारेनहाइट में। केल्विन, अगला आपका आता है केल्विन। कहाँ होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगशालाओं में केल्विन का प्रयोग होता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में होता है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गणनाओं में इसका उपयोग होता है, SI मात्रक में केल्विन में होता है। 0 केल्विन क्या होता है? 0 केल्विन को हम परम शून्य तापमान कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। 0 केल्विन परम शून्य तापमान। 273 पानी का जमने का तापमान है। 373 केल्विन पानी का उबलने का तापमान है। आपने कभी सोचा है कि जब मौसम रिपोर्ट में कहा जाता है कि आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यह फारेनहाइट में कितना होगा? या जब कोई कहता है कि बाहर 86 डिग्री फारेनहाइट है, तो यह सेल्सियस में कितना होगा? आइए इसे एक दिलचस्प तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, परिवर्तन सूत्र। अगर आपको केल्विन में निकालना है, तो अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो उसमें 273 जोड़ दो, तो ठीक है। अगर आपको फारेनहाइट में निकालना है तो क्या करना है? 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जोड़ते हैं। अगर आपको सेल्सियस में निकालना है, 5/9 गुना ब्रैकेट में फारेनहाइट -32। तो इससे ही ये सूत्र बन जाता है। अगर ऊपर वाला याद है, नीचे वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इस वाले को और इस वाले को याद रखना, 2। तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से ही तीसरा बन जाता है। ठीक है, ये 2 सूत्र आपको याद करने हैं। अब इस पे प्रश्न करेंगे। अब हम सेल्सियस से फारेनहाइट पे बदलना। फॉर्मूला क्या है? अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है, फारेनहाइट में बदलना है, तो ये सूत्र है। 9/5 को गुणा करना है सेल्सियस से और उसमें 32 जोड़ देना है। आइए उदाहरण देखते हैं। मैंने क्या किया? अगर 30 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना हो तो हमें क्या करना होगा? क्या दे रखा है? 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको यहाँ रख देना है। 30 गुणा 9/5 प्लस 32,
अब इसको हल करेंगे, देखो ठीक है, हल करेंगे क्या हो जाएगा, 5 छंग 30, 6 गुणा 9, 9 छक क्या हो जाएगा 54, 54 में हम 32 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है 86 फ़ारेनहाइट के। हल करके मैंने आपको दिखा दिया, बस इस सूत्र में रख देना है, ठीक है, सिंपल हो गया। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है F माइनस के 32 गुणा 5/9, ठीक है। जैसे 86 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट की जगह पर क्या रख देना है 86 रख देना है, माइनस 32 करना है और उसको गुणा कर देना है 5/9 से। हल करेंगे तो देखो 86 में से 32 घटाओगे क्या आ जाएगा 54 गुणा 5/9 है, 9 चक 54, 6 गुणा 5, 6 पंचे कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं अगले वाले में, सेल्सियस से केल्विन बदलना। तो हमें क्या करना है, अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में बदलना है 273 जोड़ दो, ठीक है। तो जनरली 273.15 जोड़ते हैं एग्जैक्ट आंसर के लिए, लेकिन नॉर्मली 273 जोड़ते हैं, तो बेस्ट होगा 273.15 जोड़ना है। केल्विन में बदलना है तो 273.15, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में बदलना है, तो जैसे ही केल्विन में बदलने बोलेगा तो आपको क्या जोड़ देना उसमें 273.15, 273.15 में 30 डिग्री जोड़ दो, पीछे 0 0 बढ़ा देंगे, 5 और 0 5, 1 दशमलव कितने दशमलव 3 और 0 3, 7 और 3 10, 2 और 1 3, क्या जाएगा 303.15 केल्विन। तो केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ते हैं और सेल्सियस में बदलने के लिए उतना ही घटा देते हैं केल्विन को। आप भी ट्राई करो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 100 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है और 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ये 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में फेंक के मानना है कि पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का क्या होगा। मैं सबका कमेंट रीड करूँगा, जिसका सही जवाब होगा उसको मैं खुद अपना रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसके लिए गिफ्ट भी है, ठीक है। प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर देना कमेंट में। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर आसानी के साथ समझा दिया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है कमेंट करके हमें बता देना। बाकी मैम ने चैनल पे पूरा गणित वगैरह भी पढ़ा रखा है, जाके देख सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन के लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और बैचेस आ रखी होंगी, उस बैचेस को भी परचेस करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जय हिंद।